Okay. Good morning, everyone. I am Dr. Neil Agarwal from Department of Orthopedics, and today we shall be discussing something on open fractures. Okay. First of all, what is a fracture? अगर अपन orthopedics की term में बात करें, fracture क्या होता है? Anyone who would like to comment? Fracture is breach in cortical integrity. अगर आप cortex देखेंगे, कोई भी bone देखते हैं तो it has a cortex and a medullary cavity. अगर the cortex is breach, if there is any breach in the cortex, it is known as a fracture. Now, fracture can be an open fracture or a closed fracture. What is an open fracture? Whenever the internal structure of the fracture, that is the fracture and the hematoma, it communicates with the external environment. मतलब बाहर आपको दिख रहा है fracture, plus जो hematoma है, it is communicating. बहुत सारी circumstances होते हैं. मेरे हाथ पे एक छोटा सा puncture wound है. You cannot see the fracture. So that doesn't mean it's a closed fracture. If the hematoma at the fracture site is communicating, means the blood from the fracture site is coming out. So it's an open fracture again. अब मैकेनिज्म क्या होगा एक ओपन फ्रैक्चर का? ऑफ कोर्स इट हैज टू बी अ हाई एनर्जी ट्रॉमा. बहुत तेज उसको लगनी चाहिए तभी बोन बाहर आएगी. सिंपली बात है. एक आरटीए हो सकता है, रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट और अ फॉल फ्रॉम अ हाई, और सिंपली अ हाई वेलोसिटी ट्विस्टिंग इंजरी. अगर पेशेंट है, बाइक से उतर रहा है, पैर उसका संभला नहीं, ट्विस्ट हो गया, बोन्स वीक है, टिबिया फ्रैक्चर हो गई, ऑब्लिक फ्रैक्चर है एंड इट पियर्सेस टू द स्किन, दैट्स आल्सो एन ओपन फ्रैक्चर. ओपन फ्रैक्चर में रिस्क क्या क्या होगी? स्किन डीग्लविंग हो सकती है, दे कैन बी सॉफ्ट टिश्यू क्रशिंग, कंटामिनेशन. ऑफ कोर्स अगर आरटी हो रहा है, रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट है, पेशेंट स्लाइड करते हुए रोड पे जा रहा है, पूरा बोन वहां से लॉस हो चुका है, स्किन लॉस हो चुका है, तो वहां पे डर्ट्स, पेबल्स, स्टोन सब कुछ अंदर जा रहे हैं, तो दे कैन बी कंटामिनेशन. एंड न्यूरोवास्कुलर डैमेज, एनी नर्व और वेसल अराउंड द फ्रैक्चर कैन बी डिस्टर्ब्ड. Open fracture causes the bone fracture fragments, they pierce to the skin and the soft tissue. Examination. What will you do when an open fracture comes to it? First, the wound assessment needs to be done. The size, the location, the orientation, the depth and the adjacent skin status. Skin damage, whether there is extensive damage or contusion, it may indicate avascularity and potential skin loss during debridement. Bleeding control. अब आपके पास कभी भी इमरजेंसी में कोई भी फ्रैक्चर का पेशेंट आएगा तो सबसे पहले आपको क्या करना है? इफ देयर इज एन एक्टिव ब्लीड, व्हेन आई से एक्टिव ब्लीड, व्हाट डू आई मीन बाय? देयर इज अ वास्कुलर इंजरी टू द पेशेंट, कोई आर्टरी वहां से कट गई है, तो यू नीड टू स्टॉप द ब्लड. अगर आप ब्लड को नहीं रोकोगे तो पेशेंट विल अल्टीमेटली लैंड अप इन अ हाइपोवॉल्यूमिक शॉक. सो अप्लाई ड्रेसिंग, टॉनिकेट्स कैन बी अप्लाइड टू कंट्रोल द लोकल ब्लीडिंग. अब बात करते हैं, जब फ्रैक्चर होता है उसके लिए क्लासिफिकेशन है. ओपन फ्रैक्चर के लिए सबसे मोस्ट कॉमनली दैट वाइडली विच इज यूज्ड इज गस्टिलो एंडरसन क्लासिफिकेशन. इफ यू लुक एट दिस इमेज, जो आप पहली पिक्चर देख सकते हैं, दिस इज द फ्रैक्चर एंड देयर इज अ स्मॉल ओपन वुंड प्रेजेंट ओवर हियर. सो दिस इज द टाइप 1 टाइप ऑफ गस्टिलो एंडरसन. टाइप 1 का मतलब क्या होता है? जो वुंड का साइज है इट इज लेस देन 1 सेंटीमीटर. ओके, देयर इज द वुंड इज क्लीन. सिंस 1 सेंटीमीटर छोटा है तो इसके अंदर कंटामिनेशन नहीं होगा. इसको कोई भी फ्लैप की जरूरत नहीं है, कोई भी कवरेज की जरूरत नहीं है. द सेकेंड पार्ट इज व्हेन यू कैन सी द वुंड. द वुंड इज स्टिल लेस देन 10 सेंटीमीटर. ओके, यू कैन सी द वुंड. बोन के ऊपर एक कवरिंग होती है विच इज नोन एज पेरियोस्टियम. पेरियोस्टियम सप्लाइज द ब्लड टू द बोन. इफ द पेरियोस्टियम इज लॉस्ट, यू कैन सी एक्चुअल शाइनी बोन अंडरनीथ. सो दैट इज टाइप 2. टाइप 3 में क्या होता है? Type 3 is more than 10 centimeters. Okay, it is divided into A, B and C. A grade में क्या होगा? There is, the wound is present over there. There is, the wound can be clean or it can be contaminated, but the skin edges can be approximated. अगर आप इसको देखेंगे, अगर मैं इस फ्रैक्चर को रिड्यूस करूं, उसके बाद I can bring this flap and this flap together and I can suture it. So that is 3A. 3B में क्या होता है? There is some muscle and skin loss which is present, so this will require a flap. A plastic surgeon will be brought into consultation and a flap will be given to the patient. In type C, what happens in type C is it can be any of these fracture but a vascular injury will be present. Patient की artery कहीं ना कहीं से कटी होगी या फिर kink होगी. There will be
blood supply will be absent in the distal part of the fracture. So type 3C can be any of these grades. It can be a puncture wound which is associated with a vascular injury, so it will come in 3C. Okay, this is an image for type 1 fractures. As you can see, there is a small puncture foot and you can see a deformity at the wrist. So this is most probably a distal end of radius fracture with a puncture wound. Then this is type 2C, type 2. You can see the wound is less than 10 centimeter and the skin edges can be approximated. The fracture pattern can be seen here. This is a distal tibia fracture with a distal 1/3 fibula fracture. Now this is 3A. 3A, you can see the bone is coming out of the soft tissues. Coverage would still be possible. I can reduce this bone, push it back in, and I can approximate the skin edges. Now this is 3B. There is total skin loss present over here. So this will require a coverage in the future. And this is 3C. As you can see, this is the femoral artery. It divides at the popliteal fossa, and we cannot see the supply below it. Again, this will be open fracture, but open fracture में आपको arterial supply नहीं दिखती, तो this is a CT angio. Now there are other classification systems also. Most commonly used is Gustilo-Anderson. आपके लेवल पे आपको Gustilo-Anderson पता होना ही चाहिए, लेकिन उसके अलावा भी होते हैं. One of those is MES, that is Mangled Extremity Severity Score. इसमें 4 parts होते हैं. ठीक है. फर्स्ट थिंग इज स्केलेटल सॉफ्ट टिश्यू इंजरी, सेकंड इज लिम्ब इश्चीमिया, थर्ड इज शॉक एंड फोर्थ इज द एज ऑफ द पेशेंट. स्केलेटल सॉफ्ट टिश्यू इंजरी में क्या होता है, वी गिव स्कोर्स ऑन द बेसिस ऑफ व्हाट इंजरी वाज कॉज्ड टू द पेशेंट, व्हाट वाज द मैकेनिज्म ऑफ इंजरी. फॉर एग्जांपल, लो एनर्जी सच एज स्टैब वुंड्स आर गिवन 1, मीडियम एनर्जी ओपन और मल्टीपल फ्रैक्चर्स और डिसलोकेशंस आर गिवन 2, हाई एनर्जी सच एज क्लोज रेंज शॉटगन और crush injuries are given 3. Very high energy, above and gross contamination, soft tissue avulsions are given 4. Then the second scoring system is limb ischemia. बाद में ले लेना अब अटेंडेंस, बीच में डिस्टर्ब मत कर. ठीक है. लिम्ब इश्चीमिया. लिम्ब इश्चीमिया के लिए अपन क्या करते हैं, सबसे पहले अपन पल्स देखते हैं. इफ द पल्स इज रिड्यूस और एब्सेंट बट कैपिलरी रिफिल और द परफोरेशन इज प्रेजेंट, देन स्कोर 1 is given. If there is pulselessness, paresthesia or diminished capillary refill, then 2 is given. And if the limb is cold, paralyzed and numb, then 3 is given. अब क्या होता है, if the injury has happened more than 6 hours ago, we double the score for limb ischemia. For example, if a patient comes to you saying that RT happened 12 hours ago and now the limb is cold, then the score would be 3 into 2, so 6. Shock. If the BP, systolic BP is more than 90, then 0. If he is hypotensive, then 1, and persistent hypotension is there. That means even after correction, you have given him some bolus of normal saline and still it's not coming back, then 2 is given. Age less than 30, 0, 30 to 51, and more than 50, 2 is given. Then there is something called as Ganga Hospital Open Injury Score. Again, the sub-grading in this is if you are able to cover the skin, if there is functional tissue, like muscle and nerve units are intact, skeletal structures such as bone and joint are involved, and comorbidity of the patient is present. In this, if the total score is equal to 14 or below, the limb salvage can be attempted. If the score is above 17, then the amputation is advised. If the score is between 15 and 16, then it is surgeon dependent. Surgeon either can preserve the limb or he can go for amputation. So these are few images of open wounds, as you can see. Another classification is Sherin classification for open tibial fractures. You can just know the name, that is sufficient at your level. OTA, open fracture classification, is also there. In this, skin, muscle, arterial damage, contamination and bone loss are taken into consideration. Now, whenever a patient comes to you of open fracture in emergency, the first thing that you will do is check for the ABC of the patient. Airway, breathing and circulation. जब भी आपके पास patient आएगा तो आप पहले सिर्फ wound पे नहीं देखेंगे. You will manage the patient first. Is the patient alive? Is his airway not compromised? Is he breathing properly? Is the circulation normal?
आफ्टर दैट आप वुंड को एसेस करोगे. वुंड को एसेस करने में क्या देखना है सबसे पहले, इफ देर इज एक्टिव ब्लीड, इफ any artery has been compromised, means immediate pressure bandaging has to be done to control the blood loss. Okay, then if there is a fracture, you can splint the fracture so that more damage would not occur. Then if he has any other injuries in the body, it has to be assessed. अब जब भी कोई ओपन वुंड आता है तो सबसे बड़ी रिस्क क्या होती है, कंटामिनेशन, इन्फेक्शन नहीं हो जाए वहां पे. अब हाउ विल यू प्रिजर्व दैट? फर्स्ट थिंग, वेन एवर द पेशेंट कम्स टू यू, यू हैव टू डू अ थॉरो डिब्राइटमेंट. नाउ डिब्राइटमेंट इज डन इन स्टेजेस. Initial stage is done in emergency itself, where a lavash wash with approximately 8 to 10 liter of NS is given. Along with that, you take a artery or you take a forceps, you turn the forceps upside down and you give a thorough curettage of the wound. So that initial debridement, the stage debridement that you are doing, helps a lot to remove any particles that are present inside. मान लो कोई बड़े बड़े स्टोन्स पड़े हैं, पेबल्स पड़े हैं, पेशेंट का क्लॉथ का टुकड़ा ही उसके वुंड के अंदर चला गया, अगर आप इमीडिएटली वो सब निकाल देते तो इन्फेक्शन के रिस्क काफी कम हो जाते. ऑफ कोर्स आप डीप डिब्राइटमेंट नहीं कर सकते बिकॉज इट वुड बी वेरी पेनफुल फॉर द पेशेंट इन इमरजेंसी इटसेल्फ. So whenever the patient is coming to you, we'll start giving antibiotic to the patient. The first dose is given in the emergency itself. Nowadays, we follow something known as triple antibiotics, in which a combination of 3 antibiotic is given to the patient in emergency itself. First generation cephalosporin along with metrogyl and amikacin is given to the patient in emergency itself. अब नई टेक्नोलॉजीज क्या आ रही है, एंटीबायोटिक सीमेंट बीट्स आती है. दीज आर सीमेंट बीट्स. हमने सीमेंट लिया है, उसको एक कंटेनर में डाला है जो उसकी बीट्स बना देता है, एंड वी रिमूव देम. दीज हैव सीमेंट इनसाइड देम along with the antibiotic. We add antibiotic to the cement while mixing the cement and we put it inside the skin along with the fracture. Now these beads can dissolve inside, releasing antibiotics, or they can be non-absorbable beads which have to be removed at a later stage. So this white structure that you are seeing, these are cement beads. These are absorbable cement beads which have been put inside the fracture. These do not have to be removed. Otherwise, a cheaper option is putting a cement bead which does not get absorbed inside. Then you have to do a subsequent operation to remove these beads. Now these beads can be used to fill the defect also. Imagining this is my tibia और मेरे को फ्रैक्चर हो गया, बीच का जो फ्रैगमेंट था वो निकल गया, अब इतनी बड़ी बोन गैप हो चुका है. अब इस बोन गैप को मैं स्टेबलाइज कैसे करूंगा? तो मैं एक सीमेंट का टुकड़ा लेता हूं जिसमें एंटीबायोटिक डालूंगा एंड आई विल पुट इट इनसाइड बोथ द बोन्स. सो दिस विल एक्ट एज अ defect filler also. Then debridement at lavage, as I've already told you. Initial debridement is very important, has to be done in the emergency itself. We have kept a dish below the patient's leg and thorough wash has been given. Then lavage, approximately 8 to 10 liters of NS is taken and continuous irrigation is done of the wound. Pressure irrigation is done. आप NS की bottle लेते हो, उसको खोलते हो and you press on it so that the fluid that comes out with the pressure. इससे जो भी impurities अंदर present है, big particles, pebbles, stones, all will be removed. Superficial debridement has to be done in the emergency itself. Deep debridement, after the patient is stable enough and can be taken for a surgical procedure, patient is taken inside an OR, anesthesia is given to the patient, and then a thorough debridement of all the open wound is done. In this, you will remove all the dead necrotic tissues, you will remove part of the bone which has been dead and necrotic, and a good dressing after stabilization of the fracture would be done. Now when I say stabilization of the fracture, I mean skeletal stabilization. How it is done? For example, ये आपका टिबिया है, टिबिया फ्रैक्चर हो गया था, ओपन वुंड है यहाँ पे. अब मैं इसके अंदर नेलिंग या प्लेटिंग नहीं कर सकता. In orthopedics, most commonly implants that are used to fix the fracture are either an intermedullary nail or a plate. If I put a nail or a plate inside this open fracture, then chances of infections are very high. So what I do is I use an external fixator. I have put 2 rods and 2 rods below. 2 rods above the fracture, 2 rods below the fracture to increase my span. Whole tibia is covered. Now this fracture at this side would not move at all.
अगर ये मूव नहीं करेगा तो अंदर के जितने भी मसल है, न्यूरोवास्कुलर स्ट्रक्चर है, किसी को भी वो डैमेज नहीं करेगा फर्दर. Second best thing about this wound can be managed with ease. अगर मैं एक्सटर्नल फिक्सेटर नहीं लगाता तो जब भी इस वुंड को वॉश करूंगा, डिब्राइड करूंगा, द बोनी स्ट्रक्चर विल मूव which will cause further damage. Now after putting this stabilizer, this wound can easily be managed. Now something new has come up in this. If for example this is an open wound, if the wound is clean, what I will do is in primary setting, I will put a skin flap also and I will put an intramedullary implant also. If only the wound is clean. अगर ये wound dirty है, contaminated है, तो अगर मैं implant डाल रहा हूँ अंदर, तो it will lead to infection. If the wound is clean, I can do a thorough debridement, ask a plastic surgeon consult and put a flap on it and put a intramedullary device in the same setting. Okay, in this इसको और भी बेटर करना है तो मैं क्या कर सकता हूँ, एट द फ्रैक्चर साइट जो ओपन वुंड है वहां पे मैं एंटीबायोटिक बीट्स भी डाल सकता हूँ विच आर एब्जॉर्बेबल एंड पेशेंट को फर्दर सर्जरी की रिक्वायरमेंट नहीं. जितनी जल्दी आप फ्लैप करोगे, जितनी जल्दी वुंड का क्लोजर करोगे, कवरेज करोगे, उतने बढ़िया रिजल्ट आएंगे. जितनी देर वुंड ओपन रहेगा उतने ज्यादा चांसेस ऑफ इन्फेक्शन बढ़ते जाएंगे पेशेंट में. Now there is something called as VAC, that is vacuum assisted closure. इसमें अपन क्या करते हैं, फॉर एग्जाम्पल इफ दिस इज एन ओपन वुंड, आई टेक अ स्पंज को मैं ऑटोक्लेव करूंगा, आई विल कट इट इन द शेप ऑफ द वुंड. फॉर एग्जाम्पल द वुंड इज अप्रोक्सीमेटली 2 into 1 सेंटीमीटर लॉन्ग, तो मैं सर्कमफ्रेंशियल 3 सेंटीमीटर का एक स्पंज लूंगा, इसको वुंड के ऊपर रखूंगा, एक ऊपर शीट लगाऊंगा आयोबैन जिसको बोलते हैं, सो दैट दिस बिकम्स अ वैक्यूम क्लोजर. एंड इसके थ्रू मैं एक ड्रेन पास करूंगा. नाउ दिस ड्रेन विल बी कनेक्टेड टू अ पंप विच विल कंटिन्यूअस सक्शन थ्रू द वुंड. अब ये कंटिन्यूअस सक्शन हो रहा है तो वॉट एवर कलेक्शन इज देयर इनसाइड द वुंड विल बी सक्ड आउट, सो चांसेस ऑफ एनी बैक्टीरियल ग्रोथ वुड बी वेरी लेस. सो वैक के इंडिकेशंस क्या होते हैं, सीवियरली क्रश्ड इंजरीज where soft tissue coverage is not possible, wound which requires dead space management. What do I mean by dead space? For example, this is my bone, the bone loss is there. अब यहाँ पे कुछ भी नहीं है बीच में, मसल चला गया वहाँ का, स्किन कवरेज चला गया, तो that has become a dead space. So dead space can be filled up with this sponge and this sponge will continuously suction out anything that is coming out, which will lead to healthy granulation tissue formation. Exposed bone with degloving injuries, exposed tendons and ligaments, and open joint injuries. But there are some contraindications also, like presence of necrotic skin with HR. If there is necrotic skin which has been left behind and covered with the wax, that necrotic skin will further lead to infection. The infection from that skin will spread to the further parts, and जब वो suction उसको खींचेगा तो वो बाकी जगह भी उसको फैला देगा. Untreated osteomyelitis, for example, if there is infection inside the bone and I put a vac on it, it will suction the infection, but it will also spread the infection to different sites. Exposed neurovascular bundle, if an artery has been exposed or a nerve has been exposed, अगर मैं उस पर vac लगा दूंगा तो artery पे जब suction होगा तो it will pull the blood out of it, or a nerve will lead to neuropraxia of the nerve. Now, beneficial effects of vacs are promotes wound contraction and increases the chance of delayed primary closure, continuously removes the excesses edematous fluid, causes reactive increase in blood flow, removes proteins and electrolytes that are harmful to the wound healing, decreases the infection, causes cellular microdeformation and favorable electrolyte field which stimulates cell response and growth factors. Now, what are the complications that can be associated with an open wound? First of all, we have already discussed hypovolemic shock. एक open wound आ रहा है, active bleed है, तो blood loss हो रहा है continuously, blood loss हो रहा है तो cardiac output कम हो रहा है, जिसकी वजह से patient is going into a hypovolemic shock. Infection, again open wound है, contaminants अंदर जा रहे हैं, which can lead to infection. Fat embolism, what is fat embolism? जब जो microtubules होते हैं उनके अंदर flat globules चले जाते हैं तो उसकी वजह से fat embolism होता है. फैट एम्बोलिज्म किसी भी पेशेंट को होगा तो आप कैसे देखोगे, पेशेंट विल बिकम डिसओरिएंटेटेड, सैचुरेशन फॉल होगा उसका. कंपार्टमेंट सिंड्रोम, व्हाट इज कंपार्टमेंट सिंड्रोम? अगर आप अपना लेग देखेंगे तो लेग में अलग अलग कंपार्टमेंट होते हैं. फॉर एग्जांपल एंटीरियर कंपार्टमेंट, मीडियल कंपार्टमेंट एंड पोस्टीरियर कंपार्टमेंट. पोस्टीरियर इज फर्दर डिवाइडेड इनटू सुपरफिशियल एंड डीप.
सिमिलरली अगर आप अपना फोर आर्म देख रहे हो तो उसमें भी कंपार्टमेंट्स होते हैं, फ्लेक्सर एंड एक्सटेंसर। जहां पे भी बॉडी में डिफरेंट डिफरेंट कंपार्टमेंट्स है वो आपस में इंटरकनेक्टेड नहीं होते। तो किसी भी एक कंपार्टमेंट में इंजरी हुई है तो वहां पे अडीमा होगा। फॉर एग्जाम्पल जब भी मेरा सेल डैमेज होता है तो इंट्रासेल्युलर फ्लूइड कम्स आउट, बिकम्स एक्स्ट्रा सेल्युलर फ्लूइड विच विल लीड टू अडीमा। जब भी अडीमा होगा तो इट विल लीड टू मोर प्रेशर ऑन दोज सेल्स which will further lead to death of more cells, which will further lead to more edema being produced. So this is a vicious cycle, and this will lead to pressure on all the neurovascular structures. जब भी न्यूरोवास्कुलर स्ट्रक्चर कॉम्प्रोमाइज होंगे तो वहां पे ब्लड और कम आएगा जिसकी वजह से और सेल डेथ होगी। सो कंपार्टमेंट सिंड्रोम इन ऑर्थोपेडिक्स इज एन इमरजेंसी, इट हैज टू बी डेल्ट देयर एंड देयर इटसेल्फ। सिर्फ ऑर्थोपेडिक्स में दो ही इमरजेंसी होती है, फर्स्ट इज डिसलोकेशन and second is compartment syndrome and third is vascular injury. Most probably compartment syndrome is associated with the vascular injury. Open fractures में compartment syndrome कम दिखता है because there is an open wound, तो जो भी अंदर edema बन रहा है that is coming out of that open wound, but it can be seen. Also neurovascular injury again in an open fracture is common. Now these are few of the images. ये आप देख सकते हैं, this is the open wound. An external fixator has been applied to stabilize the bone and a wax closure has been done. This is a sponge which has a drain tube through it so that the closure is being done. The other thing that we can do to close is, जैसे कंपार्टमेंट सिंड्रोम होता है उसका ट्रीटमेंट होता है फेशियोटमी। फेशियोटमी में अपन क्या करते हैं, वी टेक अ स्कैल्पेल एंड वी डायरेक्टली गिव एन इंसिजन ओवर द compartment, whatever compartment is affected. For example, most commonly compartment syndrome is seen in proximal tibia fractures. तो लेग पे आप एक इंसिजन मारते हो and you go deep till the bone. You are cutting all the fascias. You are releasing the pressure from the compartment. After that, the closure can be done through shoelace sutures. अगर आप इसको ध्यान से देखेंगे तो ये आप जो जूते पहनते हैं उसकी शूलेस जैसा दिख रहा है। इसका अपन क्या करते हैं, ऑल्टरनेट डे इसकी टाइटनिंग करते हैं। इफ आई पुल फ्रॉम हेयर तो ये सब टाइट हो जाएंगे and over time the closure would happen. तो पेशेंट को रिपीटेड सर्जरी की जरूरत नहीं। That's the benefit of it. That's it. Thank you.